नमस्कार। संगीत विषय पर आधारित इस व्याख्यान में आज हम एक अलग विषय को लेंगे जो क्रियात्मक रूप से तो महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ शास्त्र पक्ष से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जब उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो ये एक ऐसी विशेषता के रूप में सामने आता है जो बहुत ही ज़रूरी है हर संगीत के विद्यार्थी को जानने के लिए। मैं यूँ कहूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का ये एक अभिन्न अंग है, आज के दौर में बहुत आवश्यक। और रागों को जब हम कहते हैं कि इतने सारे राग हैं, हमें कैसे राग याद रहेंगे, या रागों का जो एक स्वरूप होता है वो हम कैसे पता करेंगे, अमुक राग से कोई और राग जो है किस प्रकार से भिन्न है, या किसी राग में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि उसको एक अपना ही स्वरूप देती है, या क्या उस राग में किसी और राग का कुछ अंग या कोई छाया या कोई ऐसा भाग स्वर समुदाय दिखता है जो शायद किसी और राग का है लेकिन इस राग में लगकर वो राग की शोभा बढ़ाता है, या यूं कहूं कि राग जो है उसको अपना ही एक स्वरूप प्रदान करता है। जी हाँ, हम आज चर्चा करेंगे रागांग की। रागांग विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अक्सर मैं विद्यार्थियों को देखती हूँ कि रागांग जो विषय है इसको पढ़ते हुए या इसके बारे में जब वो जानकारी हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बहुत से रागों को या बहुत से रागांगों को जब पढ़ने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन में कहूँ वो उनको पैदा होता है। क्योंकि किसी भी विषय को जानने के लिए हम यदि उसको एक स्टेप वाइज उसको समझेंगे तो बहुत आसान तरीके से वो हमें समझ में आएगा। और जहाँ हम समझ की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को यदि हम समझ कर उसको प्रयोग करें या उसको समझते हुए, उसके शास्त्र को समझते हुए क्रियात्मक रूप में उसको प्रयोग करें तो वो शायद हमेशा के लिए हमारे मानस पटल पर जो है अंकित हो जाएगी। तो हम चर्चा करेंगे रागांग की। शब्द रागांग, कुछ उसमें दो रागों का जो मेल है वो दिखाई देता है। रागांग, राग और अंग, ये दो जो हैं शब्द, इनका मेल रागांग में दिखाई देता है। यानी कुछ ऐसा आभास होता है कि राग का कोई अंग है या कोई अंग है जो राग को महत्वपूर्ण बना रहा है, या राग का कोई ऐसा अंग जो उसकी विशिष्टता जो है वो दर्शाता है। जी हाँ, इसी प्रकार की परिभाषा है। रागांग जो है राग और अंग इन दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है राग का ऐसा विशिष्ट अंग या राग का ऐसा अंग जो उसको एक स्वरूप प्रदान करे या उसको एक पहचान प्रदान करे। पहचान की बात कहूँ तो यहाँ पर आप कहीं पकड़ और अंग इन दोनों को न जोड़ें। पकड़ एक अलग चीज़ है, अंग अलग चीज़ है। पकड़ का मतलब होता है राग में कुछ ऐसे स्वर गुच्छ होते हैं, ऐसे स्वर समुदाय होते हैं जिनको गाते बजाते हुए हम एकदम से राग को पहचान लेते हैं। लेकिन रागांग जो है वो कुछ राग ऐसे हैं जिनके की विशिष्ट अंगों को जब हम किसी भी अन्य राग में देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये अमुक रागांग है। तो ये बहुत बड़ा जो है एक अंतर है। एक प्रश्न जो है किसी विद्यार्थी ने किया था कि स्वर समुदाय या स्वर संगति की जहाँ बात करते हैं वहाँ पर स्वर जो है, स्वर संगति अनेकों स्वरों के मेल को या उसके स्वरगुच्छ को जो है हम स्वर संगति कहेंगे। मैं यहाँ पर पूरी तरीके से एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ कि स्वर संगति का अर्थ होता है कि स्वर की संगति वो एक के साथ भी हो सकती है, दो के साथ भी हो सकती है। यानी जो कहा गया कि स्वरों का गुच्छा ये आवश्यक नहीं है। यदि हम कहें कि किसी राग में षड्ज और धैवत की संगति जो है वो
बहुत प्रबल है तो ये भी तो स्वर संगति है। या हम किसी स्वर में कहें कि म प ध प म तीव्र मध्यम को लेके ये एक स्वर संगति जहाँ दोनों मध्यमों का प्रयोग हो रहा है, तो ये भी अपने आप में सही है। तो यहाँ पर किसी प्रकार का जो है भ्रम नहीं होना चाहिए अपने भीतर। तो यही स्वर संगतियाँ जो हैं वो आगे हम इनकी जब चर्चा करेंगे, जब अंगों को विस्तार से जानेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगे। अब हम रागांग की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि रागांग जो है वो राग और अंग ये दो शब्दों का समावेश है। राग की बात करते हैं तो राग जो है वो सबसे पहले राग का वर्णन जो है वो मतंग मुनि ने बृहद्देशी अपने ग्रंथ में किया। वहीं पर हमें राग की परिभाषा मिलती है जहाँ कहा गया है कि स्वर और वर्ण से विभूषित एक ऐसी रचना जो चित्त का रंजन करे वो राग है। तो स्वर यानी सा रे गा मा प, वर्ण में एक बहुत सिंपल उसमें कहूँ कि एक पैटर्न कहूँ या उससे जो एक प्रकार बनाया जाता है जिसमें आरोही अवरोही इस तरह के जो है वर्ण है, तो इन दोनों के समावेश से कुछ ऐसा बनकर सामने आना जो कि चित्त का रंजन करे, यानी जो आनंद की अनुभूति कराए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कॉम्बिनेशन बना दें। तो राग जो है वो जीवंत हैं, राग को हम महसूस कर सकते हैं। आपने अपने अनुभवों में भी देखा होगा कि कभी कभी जो लोग हिंदी भाषा को नहीं जानते, या मैं कहूँ कि जिन्होंने कभी भी इस ब्रज भाषा को नहीं जाना, या बहुत आसान तरीके से कहूँ कि विदेशी लोगों को आप देख लीजिए, जब किसी राग को गाया बजाया जाता है तो उनको भी उस तरह की कुछ आभास होता है जो राग का जो भाव जो है वो परिलक्षित कर रहा है। यानी कोई एक राग है उसमें कहीं गंभीरता है या शांत भाव है, या हम कहीं कहीं पे थोड़ा सा उदासीन भाव है, करुणा का भाव जिसे कहा जाए, या भक्ति रस का भाव है। तो वो जो कोई भी उसको सुनेगा राग को, चाहे वो उसके शब्दों को समझता हो या ना समझता हो, उसको भी कहीं कहीं वो जो इमोशंस कहें, जो भाव कहें, वो फील होने शुरू हो जाते हैं। उसकी अभिव्यक्ति उनको होती है, उसके अनुभव में कहूँ वो उनको होती है, जिसकी अभिव्यक्ति जो है वो गायक या वादक कर रहा है। तो ये जो अनुभव है या अनुभूति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो चित्त का रंजन करना यानी उस अनुभूति को जो है वो महसूस करना। तो जब इस बात को कहा गया कि राग जीवंत है तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती, राग जीवंत है। अब बात करते हैं अंग की। अंग का मतलब होता है खंड, या हम इंग्लिश में कहें कोई पार्ट, या कहें कोई फ्रेज, या ऐसा कोई भाग जो विशिष्ट हो, वो अंग कहलाता है। हम अक्सर कभी कभी कुछ रागों को गाते हैं तो हम कहते हैं इसमें भैरव अंग है, या इस राग में जो है आपका कल्याण अंग आता है, या हम कहते हैं इस राग में ये बिलावल अंग आता है, या हम कहें कि मल्हार अंग आता है, या कहीं यूँ कहें कान्हड़ा अंग आता है। तो ये तो आपने सुना है, कान्हड़ा अंग आता है, मल्हार अंग आता है, भैरव या कल्याण या बिलावल। लेकिन उसके बाद आपको जब कहा जाता है या आपका प्रश्न होता है कि ये कहाँ आता है, तो आपको एक विशिष्ट स्वर समुदाय बता दिया जाता है। वो जो स्वर समुदाय है वो अंग कहलाता है, यानी वो राग रूपी शरीर का एक ऐसा भाग है, एक ऐसा पार्ट है जो किसी और राग में यदि लगता है तो हम ये नहीं कहते राग बदल गया, हम कहते हैं ये अंग वहाँ से आया है, या यहाँ पर भैरव अंग है, या यहाँ पर मल्हार अंग है, यहाँ पर कान्हड़ा अंग है। और ये इसीलिए जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम बहुत से राग सीख लेते हैं, ख़ास तौर पे हम अंडर ग्रेजुएट जब कोर्सेज करते हैं उसमें सीखे हुए राग, और फिर हम जब मास्टर्स करते हैं या हम आगे और हम उसको संगीत सीखते हैं या उसको एज ए प्रोफेशन भी उसको एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट की तरह लेके आते हैं, या हम कुछ नहीं भी तो हम अपना रियाज भी कर रहे हैं, तब भी हमको लगता है कि ये तो एक ऐसा भाग है जो शायद किसी और राग में भी प्रयोग हुआ है, तो हम उसको कोरिलेट करना शुरू कर देते हैं। तो कोरिलेट करने पर हमें लगता है कि हाँ ये तो अमुक राग का बहुत ही मेन कैरेक्टर है या मेन फीचर है, वो इसमें कैसे लग गया,
ये प्रश्न उठेगा। तो ये जो मेन फीचर है या मेन अंग है वो जब किसी और राग में लगता है तो हम राग का नाम नहीं बदलते, लेकिन हम कहते हैं कि ये भाग इससे आया है, ये भाग अमुक राग का अंग है। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं एक बहुत साधारण सा उदाहरण देती हूँ। जैसे कि हम लोग अक्सर जब किसी घर में एक छोटा बच्चा होता है, हाँ, या हम कहें कि संतान को देखकर आमतौर पे माता पिता बहुत प्रफुल्लित होते हैं। कोई उसको यदि तीसरा व्यक्ति देखे तो वो शायद ये कहे कि इसकी नाक तो अपनी दादी की तरह मिल रही है, या इसकी आंखें तो बिल्कुल अपने पिता की तरह है, इसका जो सौंदर्य है या इसका जो इसका एक चेहरे का जो आकार है वो अपनी माँ की तरह है। तो यहाँ पर ये तो हम नहीं कह सकते कि वो बच्चा बिल्कुल माँ है, या माँ ही छोटा रूप लेके आ गई है, या दादी ही छोटा रूप लेके आ गई, या पिता ही छोटा रूप लेके आ गए। नहीं, ये अंग है, ये जीन्स हम कहेंगे, साइंटिफिक भाषा बोले कि ये जीन्स है जो वहाँ पर आए हैं, वो प्रमुख है। यानी ये नाक रूप जो अंग है वो उसका जीन्स उसके फादर से मिला है, या उसके दादाजी से मिला, या उसको सौंदर्य जो है उसको अपनी माँ से मिला। यानी वो अंग वहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप से सामने आया। तो वो बच्चे का तो अपना एक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, लेकिन अंग जो है उसको ये प्राप्त हुए हैं। तो ये एक बहुत सरल सा जो है, हम अपने दैनिक जीवन के जो हमारा जो जीवन है उससे यदि हम इस तरह के उदाहरण लें तो बहुत आसानी से समझ में आता है। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस उदाहरण से मुख्य रूप से आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से रागांग जो होते हैं वो विशिष्ट अंग होते हैं, जो कि जो रागांग का जो मेन जो राग है उससे आते हैं। जैसे कभी कभी किसी राग में हम कहते हैं कि ललित अंग है। अब ललित अंग में दोनों मध्यमों का प्रयोग हो रहा है। जब हम ललित अंग बताएंगे, हमने पहले भी ललित पर आपको कुछ व्याख्यान दिए हैं, राग ललित पर, तो वो दोनों मध्यमों का ग म म ग, ये जो फ्रेज है ये यदि राग ललित की खास चीज है। लेकिन जब बसंत जैसे राग में मद मद सानी द प मग मग मगर सा मग, इसमें ये फ्रेज आ रहा है, तो ये फ्रेज हम क्या कहेंगे? ऐसे कहने पे राग बसंत राग ललित तो नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ये अंग जो है ये ललित से आया है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज के दौर में, ख़ास तौर पर जब हम शास्त्रीय संगीत सीखते हैं। और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की मैं बात कहूँ, इसमें ये बहुत ही ख़ास है। और अक्सर इस विषय को जो है वो विद्यार्थी उतनी गूढ़ता से नहीं समझ पाते या नहीं पढ़ पाते। और मैं इसको यदि क्रियात्मक रूप में यानी प्रैक्टिकल रूप में समझाते हुए आपको बताऊं तो ये विषय ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। ये विषय बहुत ही सहज रूप से आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने अब ये जो श्रृंखला मैंने ली है वो रागांग पर ही ली है। और मुझे बहुत से विद्यार्थियों ने कहा भी कि आप इस विषय को सोचिए। तो मुझे लगा कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें इस व्याख्यान की जो श्रृंखला है उसमें लेनी चाहिए। तो मैं जैसे कहूँगी, राग के अंतर्गत प्रयोग होने वाला एक विशिष्ट स्वर समुदाय जो है वो रागांग है। ये इसकी परिभाषा। तो जो अब तक मैंने आपको उदाहरण बताए वो उस चीज़ को बिल्कुल आपके सामने साफ तौर पर इस बात को रखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि राग शब्द की जो व्याख्या है वो सबसे पहले मतंग मुनि ने अपने ग्रंथ बृहद्देशी में इसकी परिभाषा दी है। पुराने समय में जो पठन पाठन का कार्य था, या मैं आज की भाषा में कहूँ तो शोध का कार्य, रिसर्च का कार्य जो है वो जो लोग किया करते थे उनको ऋषि मुनि कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो एक एकांत में या कहें कि पूरे फोकस होकर पूरे कंसंट्रेशन से उस विषय पर शोध किया करते थे या उस विषय का अध्ययन किया करते थे। और नई नई जानकारियाँ हमारे लिए उन्होंने अपने ग्रंथों में, यानी अपना जो उनका रिसर्च वर्क जो उनका रहा है अपने ग्रंथों में उन्होंने प्रस्तुत किया। तो जब विद्यार्थी आज के विशेष तौर पे
इस चीज़ को पढ़ते हैं कि भरत मुनि ने अमुक ग्रंथ लिखा, या बृहदेशी जो है मतंग मुनि के द्वारा लिखी गई, या पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर लिखी, तो वो इसको ये न सोचें कि सिर्फ ऋषि मुनियों का काम तपस्या करना था या ईश्वर भक्ति करना था। कार्य को करना पूरे एक अपने मन, वचन और कर्म से किसी भी कार्य को करना अपने आप में एक तपस्या है, अपने आप में एक साधना है। तो यदि विद्यार्थी भी अपना पठन पाठन को बिल्कुल एकाग्रता से साधना के रूप में करता है तो वो भी एक तपस्या है, वो भी एक साधना है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज के विद्यार्थी, क्योंकि आज का समय बहुत अलग है पहले से। आज का समय ऐसा है जहाँ विद्यार्थी को इंटरनेट पे बहुत सी चीज़ें उपलब्ध हैं। विद्यार्थी ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम जो कहें कि एक देश का विद्यार्थी दूसरे देश के विद्यार्थी, या हम कहें कि अध्यापक या प्राध्यापक से 1 to 1 जो है वो अपनी जिज्ञासाओं की के उत्तर पूछ सकता है। और एक तरह से कहें कि वाई, क्यों, ऐसा क्यों, ये प्रश्न जो है बहुत से मन में आते हैं। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर विद्यार्थियों को बताना चाहिए, ख़ास तौर पर संगीत के विद्यार्थियों को, कि ऋषि मुनि इस कार्य को किया करते थे, क्योंकि वो एकाग्र चित्त से अपनी भक्ति को ही एक इस ओर लेकर जाते थे कि जो संगीत की साधना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन है, बहुत बड़ी एकाग्रता की एक सीढ़ी है जिसे कहा जाए। तो जैसे मैंने कहा कि बृहदेशी में जो है रागों का जो रागाध्याय जो है उसमें पंडित मतंग मुनि ने वहाँ पर देशी रागों का वर्णन किया। देशी राग का सबसे पहले बृहदेशी में ही इसका उल्लेख मिलता है, जहाँ पर उन्होंने रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग इस प्रकार के 4 देशी रागों का उन्होंने वर्णन किया है। तो रागांग शब्द का यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग मिलता है। इसी का आगे चलकर जो है संगीत रत्नाकर में पंडित शारंगदेव ने जो है राग विवेकाध्याय में जो है इन देशी रागों का भी वर्णन किया है। तो संगीत रत्नाकर की जो टीका है उसमें कल्लीनाथ और सिंह भोपाल इन्होंने भी रागांगों को देशी राग का एक प्रकार माना है। और उन्होंने क्या कहा है, रागांगादीनि देशी रागः इत्युच्यन्ते, यानी जो देशी राग है उसके अंतर्गत जो है रागांग जो है उनका वर्णन हुआ है। इसका वर्णन करते हुए मतंग मुनि ने जो कहा है वो उन्होंने कहा है कि ग्रामोक्तानां तु रागाणां छाया मात्रम भवेदिति, गीतज्ञेः कथिता सर्वे रागांगास्तेन हेतुना, अर्थात ग्राम रागों की छाया जिसमें दिखाई दे वे रागांग है। इसका तात्पर्य है कि ग्राम रागों के नियमों के अंग मिश्रण अथवा उनके विकारों से जो राग उत्पन्न होते हैं उनको रागांग कहा जाता है। यानी जो ग्राम राग उस समय, जैसे हम सरल तरीके से बोलें कि जिस प्रकार आजकल अलग अलग राग गाए जाते हैं, अलग अलग श्रेणी के राग हैं, उस समय जो था ग्राम रागों का चलन था, जिसका कि राग विवेकाध्याय में पंडित शारंगदेव ने पूरे रागों का वर्णन किया। इसमें ग्राम राग, राग, उपराग, इस प्रकार से इसके देशी रागों का रागांग, भाषांग, उपांग, क्रियांग इनका भी वर्णन किया है। तो देशी राग जो हैं वो कहीं ना कहीं जो ग्राम राग जो है, ग्राम रागों में किसी प्रकार का कोई बदलाव जो है उसमें उत्पन्न हुआ, या कोई विकार मतलब किसी प्रकार की कोई एक उसको बिगाड़ना कहें, या कहें कि कोई एक अलग एक रूप स्वरूप उसका आना, वो उससे उत्पन्न हुए जो देशी राग हैं उनमें रागांगों का वर्णन, यानी उससे रागांग बनते हैं। तो रागांग की जो परिभाषा दी है मतंग के ही इन विचारों से का अनुसरण करते हुए संगीत रत्नाकर में पंडित शारंगदेव ने कहा कि रंजनाद्रागता भाषा रागांगादेर पीष्यते, देशी राग तया प्रोक्तम रागांगादि चतुष्टयम, यानी
रागांग शब्द का इसी रूप में प्रयोग जो है वो मिलता है। रागांग शब्द का प्रयोग जो है अधिकतर मध्यकाल के ग्रंथकारों ने अपने ग्रंथों में किया है, और वहाँ पर भी यही परिभाषा मिली है कि राग का जो अंग है वो रागांग है, यानी राग विशिष्ट का जो अंग, या हम कहें कि ग्राम रागों की चर्चा उस समय हुई थी, तो ग्राम रागों का ही आगे चलकर थोड़ा सा उसमें जो चेंज आया, सरल शब्दों में कहूँ, उससे जो है रागांग बने। पंडित शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में जो रागों का वर्णन किया है, उस समय उनके समय में निबद्ध और अनिबद्ध ये गान प्रचलित था, यानी संगीत का ये प्रकार प्रचलित था, जिसमें निबद्ध मतलब बंधा हुआ, ताल से बंधा हुआ, अनिबद्ध मतलब जो बंधा हुआ नहीं है, ताल से बंधा हुआ नहीं है, जिसमें आलप्ति आती है। और प्रबंध वस्तु रूपक, जिस प्रकार आजकल ध्रुपद है, ख्याल है, इनका जो धमार है, इनका जो प्रचलन है, उस समय जो गायन प्रथा थी वो प्रबंध वस्तु रूपक मानी जाती थी, जिनसे ही प्रेरित होकर आगे चलकर ध्रुपदों की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है। तो मध्यकाल के ग्रंथकारों द्वारा रागांग शब्द का प्रयोग यत्र तत्र जो है वो देखने को हमें मिलता है। वर्तमान में जो रागांग शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो पंडित शारंगदेव ने जो संगीत रत्नाकर में बताया है उससे सर्वथा भिन्न है, यानी बिल्कुल चेंज है। इसका मैं जहाँ तक सभी विद्वानों के मतों के अनुसार, वो जो मते हैं, उनका श्रेय जो है पंडित भातखंडे जी के जो शिष्य थे उनको जो है जाता है, श्री पंडित मोरेश्वर खरे, जिन्होंने रागांग के बारे में बताया है। तो रागांग आज के संदर्भ में क्या है और कैसा है, उसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे।